जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी और इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके अतुल महेश्वरी 2023 5 नवंबर को जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो में बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। साथ में आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा को अगर पास करना है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी को ध्यान रखते हुए हमने आपके लिए 4 से 5 प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की हैं। क्योंकि जो छात्रों ने 29 अक्टूबर को परीक्षा दी थी वो छात्र कह रहे थे कि 80% तक आपकी सर पीडीएफ से आया हुआ था। हमने स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किया था। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं वो पीडीएफ तो इस नंबर व्हाट्सअप मैसेज करके ओनली 50 रुपीज़ में, कितने में, ओनली 50 रुपीज़ में आप लोग पीडीएफ बाय कर सकते हैं। इतने रुपए में तो आप लोग टॉफ़ी कंफर्ट खा लेते हैं। तो यहाँ पर 50 रुपीज़ में आपको दी जा रही हैं पीडीएफ ने 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस 4 मॉडल पेपर आपको साथ में दिए जा रहे हैं। साथ में प्लस आपको उसके टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो टेस्ट सीरीज आपको कैसे ज्वाइन करनी है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आना होगा आपको गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023। क्या सर्च करना है? 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। तो जैसे ही अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आप सर्च करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली सी पहली वेबसाइट पर। तो आपका पेज कुछ इस प्रकार यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर एनुअल एग्जाम, तो यहाँ पर मॉडल पेपर सेक्शन में जाकर आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड करेंगे यानी कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको अमर उजाला की अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड के नीचे आपको क्लिक हेयर का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सभी टेस्ट सीरीज की यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको मैथ्स की भी टेस्ट सीरीज की लिंक यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप जिस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सा उस पर क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालने को कहेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। तो वो पासवर्ड आपको उन छात्रों को मिलेगा जो छात्र पीडीएफ बाय करेंगे, तो उनको ये पासवर्ड दिया जाएगा। वो पासवर्ड से पीडीएफ यानी कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ बाय करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज पासवर्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए लौट कर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम मुहावरे क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरे। इसके बाद मुहावरे के बाद हम लोग उपसर्ग प्रत्यय, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, ये सभी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके अच्छे से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल वीडियो भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं रह गए। आज आप लोगों की 1 नवंबर डेट हो गई है, 5 तारीख को यानी कि 4 दिन बाद आप लोगों का पेपर होने वाला है। टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? तो टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। तो यहाँ पर देखिए टांग अड़ाने का अर्थ क्या होता है? टांग अड़ाने का मतलब होता है काम को रोकना, यानी कि अवरोध पैदा करना। क्या होता है? अवरोध पैदा करना। तो यहाँ पर आंसर आपका जो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख की किरकिरी होना क्या है? आंख की किरकिरी होना। तो आंख की किरकिरी होने का मतलब क्या है? किरकिरा मतलब जैसे कि हम लोग आंखों में कुछ चला जाता है तो आंख किरकिरी हो जाती है, यानी कि आंख में क्या होता है, आंख में हमको अच्छा नहीं लगने लगता। क्या होता है? आंख में अच्छा नहीं लगना लगता है, यानी कि क्या आंख का किरकिरी होने का मतलब क्या होता है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आंख का किरकिरी होने का मतलब क्या है? अप्रिय लगना। क्या है? अप्रिय लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर हाथ पर हथेली रखना क्या है? सिर हथेली पर हाथ रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीरता का प्रदर्शन करा, पराजय स्वीकार करना, मरने के लिए तैयार रहना, अहम का विसर्जन करना। तो सिर हथेली पर रखने का मतलब क्या होता है?
मरने के लिए तैयार रहना क्या होता है? सिर हथेली पर रखने का मतलब होता है मरने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट है अंगूठी का नग होने का अर्थ है। तो अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुरूप जोड़ होना। तो अंगूठी का नग होने का मतलब क्या होता है? अनुरूप जोड़ होना। क्या होता है? अनुरूप जोड़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जुबान पर लगाम ना होना। तो जुबान पर लगाम होने का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई आवश्यकता है नहीं फिर भी बोल रहे हैं, या फिर आवश्यकता है तब भी ज़्यादा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी कि अनावश्यक रूप से बोलना, जुबान पर लगाम ना होना, यानी कि जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अनावश्यक रूप से, क्या हो? अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। क्या होता है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टस से मस ना होने का अर्थ है। तो टस से मस ना होने का अर्थ है कठोर हृदय होना, अनुनय विनम्र से ना पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना। तो यहाँ पर टस से मस ना होने का अर्थ क्या है? अनुनय विनम्र, अनुनय विनय से ना पसीजना। क्या है? अनुनय विनय से ना पसीजना, यानी कि कोई विनती करता हो फिर भी ना पसीजना, यानी कि उसके हृदय का ना पसीजना। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुनय विनय से ना पसीजना। नेक्स्ट है आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह का निवाला का अर्थ है। तो मुंह का निवाला का अर्थ क्या है? स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। तो मुंह का निवाला होने का अर्थ क्या है? बहुत आसान काम है। क्या है? बहुत आसान काम। मुंह का निवाला होने का अर्थ क्या है? बहुत आसान काम। नेक्स्ट है लाल पीला होने का अर्थ क्या है? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना। तो लाल पीले का अर्थ क्या होता है? लाल पीले का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना, यानी कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? लाल पीला होना अर्थ है। क्या है? लाल पीना होना। लाल पीले होने का अर्थ क्या है? लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। क्या है? क्रोध करना। तो इसका अर्थ क्या है? क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है? तो समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है? यहाँ पर समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर था समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पर समुद्र मंथन का अर्थ क्या होता है? कठोर परिश्रम करना। क्योंकि जब शिव लोगों ने समुद्र मंथन किया था उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से, क्या हुआ, बहुत कठोर परिश्रम किया था, तब उन्होंने समुद्र मंथन किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र मंथन करना। क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो देना के लिए सही मुहावरे का अर्थ है। तो खो देने का मतलब हाथ मलना, हाथ काटना, हाथ साफ करना, हाथ धोना। तो खो देने का मतलब क्या होता है? खो देने का मतलब होता है हाथ धोना। क्या होता है? खो देने के लिए सही मुहावरा क्या होता है? खो देने के लिए सही मुहावरा होता है हाथ धोना। क्या होता है? हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई चीज़ हमारी खो जाती है तो हम लोग कहते हैं आपने उससे हाथ धो बैठे, यानी कि वह चीज़ आपकी खो चुकी है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? सिर काटना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। तो विरोध करने का मतलब क्या होता है? जब हम लोग विरोध करते हैं तो क्या होते हैं? सिर उठाते हैं। क्या होता है? सिर उठाना। क्या है? विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर उठाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर उठाना। क्या हो जाएगा? सिर उठाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिर उठाना। तो यहाँ आंसर नंबर आपका जो करेक्ट होगा, आंसर नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, सिर उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर के
पट खाल खोलना का अर्थ है, तो अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? विवेक से काम लेना। क्या है? विवेक से काम लेना। तो आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, विवेक से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरी तरह से हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? यहाँ पर क्या है? मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना, मुंह उतरना। तो बुरी तरह से हारने का मतलब क्या होता है? मुंह की खाना। क्या होता है? मुंह की खाना। क्या होता है? मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाश कर देना के लिए मुहावरे का अर्थ है। तो नाश कर देना के लिए मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, पानी भरना। तो नाश कर देने का मतलब क्या होता है? पानी फेर देना होता है। क्या होता है? पानी फेर देना होता है। तो यहाँ सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मगर करने का अर्थ है। तो अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है? इधर की उधर बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। तो अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है? अगर मगर अर्थ क्या होता है? बहाने बनाना होता है। क्या होता है? बहाने बनाना। अगर मगर का अर्थ क्या होता है? बहाने बनाना। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होता है? कठोर तब करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो यहाँ पर अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है? अग्नि परीक्षा देने का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में पड़ना। क्या होता है? कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा। कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा का देने का अर्थ क्या है? कठिन परिस्थिति में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलने का अर्थ है। तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? तो छाती पर मूंग दलने का अर्थ है पास रहकर दुख देना। क्या होता है? पास रहकर दुख देना। यानी कि छाती पर मूंग दलने का मतलब क्या होता है? पास रहकर दुख देना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीर मारने का अर्थ है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। जैसे हम लोग कभी कहते हैं तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, या फिर तीर मारने का मतलब क्या होता है? बड़ा काम करना। क्या होता है? बड़ा काम करना। यहाँ पर कभी कभी हम लोग कहते हैं तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है ये काम करके, यानी कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो यहाँ पर तीर मारने का मतलब क्या होता है? बड़ा काम करना। नेक्स्ट है, तेली का बैल होना। तो तेली का बैल होने का मतलब क्या होता है? बुरी तरह काम में लगे रहना। यानी कि जो तेली का जो बैल होता है, तेली जो होता है उससे बहुत अधिक काम लेता है। क्या होता है? बहुत अधिक काम लेता है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल होने का मतलब क्या होता है? बुरी तरह काम में लगे रहना। क्या होता है? बुरी तरह काम में लगे रहना। नेक्स्ट है, युवक आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आसमान चढ़ाने का अर्थ क्या है? तो आसमान चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। तो वो हमारे थे कुछ मुहावरे। इसके बाद हम आ चुके हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आ चुके हैं। किस पर आ चुके हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। वो आपकी कुछ मुहावरे थे। मुहावरे पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उससे भी आपने अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप देखिएगा। अब हम चलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक पर सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो के लिए एक शब्द है अनुवरी, अनुवरा, अनुवर, अनुर्वरा। तो क्या हो जाएगा? जिस जमीन में कुछ भी पैदा नहीं होता उसे कहते हैं अनुर्वरा। क्या कहते हैं? अनुर्वरा। यानी कि जो अनुर्वरक होती है, यानी कि ऐसी भूमि जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, उसे कहते हैं अनुर्वरा कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धन का दुरुपयोग करता हो, अपव्ययी, मितव्ययी, आतृप, और इसके बाद है अधिक्य का। तो यहाँ पर जो भी धन का दुरुपयोग करता है, यानी कि धन से अधिक उपयोग करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फिर भी उसका धन का उपयोग करेगा,
तो उसे कहते हैं अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। जो धन का दुरुपयोग करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपव्ययी कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपव्ययी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपव्ययी। नेक्स्ट है, समुंदर की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। तो समुंदर की आग के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? बड़वा नल है। क्या है? बड़वा नल। समुद्र की आग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है बड़वा नल किया जाता है। क्या किया जाता है? बड़वा नल। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बड़वा नल है। क्या है? बड़वा नल है। क्या हो जाएगा आंसर? बड़वा नल हो जाएगा। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? बड़वा नल। नेक्स्ट है, दावा नल कष्ट से उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ पर कष्ट से उत्पन्न होने वाले का अर्थ क्या हो जाता है? यहाँ पर कष्ट से उत्पन्न होने वाले का अर्थ क्या हो जाता है? कष्ट साध्य। क्या हो जाता है? कष्ट साध्य। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कष्ट साध्य। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए। जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावा नल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दावा नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसकी गंदर किसका है? जिसकी गर्दन सुंदर हो। क्या होता है? जिसकी गर्दन सुंदर हो। सुदर्शन, सुगत, सुगर्धन, सुग्रीव। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। तो यहाँ आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सुग्रीव। नेक्स्ट है, जो दिखाई ना दे। क्या होता है? जो दिखाई ना दे। तो जो दिखाई ना दे उसे कहते हैं अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अदृश्य कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदृश्य। नेक्स्ट है, जिसकी था ना मिल सके। क्या होता है? जिसकी था ना हो या फिर जिसकी था ना मिल सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अथाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अथाह, यानी कि जिसकी कोई भी सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जिसकी कोई भी था ना हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जिसकी था ना हो उसे कहते हैं अथाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं। जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों, यानी कि जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों उसे कहते हैं अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। तो जिस बच्चे की माता पिता मर गए हों उसे अनाथ कहते हैं। तो यहाँ पर जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनाथ कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसको भेदा ना जा सके। क्या होता है? जिसको भेदा ना जा सके। तो जिसको भेदा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभेद्य कहते हैं। जिसको भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला अभेद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबके आगे रहता हो। तो जो सबके आगे रहता हो, नेता, अग्रणी, कप्तान, नायक। तो जो सबसे आगे रहता हो तो वो होता है अग्रणी। क्या होता है? वो अग्रणी होता है। जो सबके आगे रहता है वो क्या होता है? वो अग्रणी होता है। तो बी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे सब कुछ कहा जा सके। तो जिससे सब कुछ कहा जा सके, आभिन्न, अंतरंग, घनिष्ठ, सहृदय। तो यानी कि जिससे सब कुछ कहा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनिष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका अंतरंग दिया गया है। यहाँ पर आप लोग अंतरंग, यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर गलत इसमें हो गया है। तो घनिष्ठ, कोई भी हमारा घनिष्ठ होता है तो उससे ही हम सब कुछ कह सकते हैं। क्या कहते हैं? सब कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? जिससे सब कुछ कहा जा सके। यहाँ पर हमने आपको घनिष्ठ बताया था। तो यहाँ पर अभी मैंने गूगल पर देखा तो यहाँ पर ये अंतरंग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आप लोग अंतरंग ही कर लेंगे घनिष्ठ के लिए, जिससे सब कुछ कहा जा सके। इसमें थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने इसको गूगल पर चेक किया। तो यहाँ पर आपको अंतरंग ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ आंसर आप लोग करेक्ट कर लेंगे, अंतरंग। क्या हो जाएगा? अंतरंग। इसके बाद वैसे जो घनिष्ठ होता है तो उससे हम लोग अपनी सभी बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर
शायद अंतरंग का भी अर्थ वही होगा जो घनिष्ठ का होगा, यानी घनिष्ठ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अंतरंग का अर्थ यही होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका अंतरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका मूल्य ना किया जा सकता हो। तो जिसका मूल्य ना किया जा सकता हो, तो जिसका मूल्य ना किया जा सकते उसे कहते हैं अमूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अमूल्य कहते हैं। जिसका मूल्य ना किया जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। तो करेक्ट आंसर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, अमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि किसी के स्थान पर कार्यरत हो, यानी कि पहले कोई व्यक्ति कार्य करता है, इसके बाद दूसरा व्यक्ति आके वहाँ पे कार्य करने लगा, तो उसे कहते हैं स्थानापन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानापन्न कहते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्थानापन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानापन्न हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, तो जो बिना वेतन के कार्य करता हो, निःशुल्क, अवैतनिक, शिक्षार्थी, अस्थायी। तो जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। तो जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवैतनिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत लगनशील और परिश्रमी हो। तो जो बहुत लगनशील और परिश्रमी हो तो उसे कहते हैं अध्यवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अध्यवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अध्यवासी कहते हैं। तो जो बहुत लगनशील और परिश्रमी हो उसे अध्यवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अध्यवासी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला, अध्यवासी। नेक्स्ट है जो स्वाभाविक ना हो। तो जो स्वाभाविक ना हो तो उसका मतलब है कि वो अस्वाभाविक होगा। क्या होगा? अस्वाभाविक होगा। तो जो स्वाभाविक ना हो तो उसे होता है अस्वाभाविक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अस्वाभाविक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी वाला हो जाएगा, अस्वाभाविक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जीता ना जा सके। क्या है? जो जीता ना जा सके। तो जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आजेह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आजेह कहते हैं। यानी कि जिसे जीता ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे आजेह कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आजेह। नेक्स्ट है किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान। किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान क्या होता है? किसी भी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान होता है अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष स्थायी प्रधान होता है। यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अध्यक्ष। किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों का ढांचा। तो हड्डियों का ढांचा किसे कहते हैं? तो हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं? अस्थि पंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि पंजर कहते हैं। तो हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं? तो हड्डियों के ढांचे को अस्थि पंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि पंजर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, अस्थि पंजर। नेक्स्ट है जिसके आर पार देखा जा सके। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा, पारदर्शी। नेक्स्ट है जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अवर्णनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवर्णनीय कहते हैं। तो जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अवर्णनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवर्णनीय कहते हैं। तो जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। तो आंसर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। जो पूरी तरह पका हो। तो जो पूरी तरह पका हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिपक्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परिपक्व कहते हैं। जो पूरी तरह पका हो उसे परिपक्व कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका जन्म ना हुआ हो। तो जिसका जन्म ना हुआ हो तो वो है आजन्मा। क्या है? आजन्मा। जिसका जन्म ना हुआ हो वो होता है आजन्मा। तो यहाँ सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आजन्मा। जिसका जन्म ना हुआ हो आजन्मा। नेक्स्ट है जो सुना ना गया हो।
तो जो सुना ना गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अश्रुत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अश्रुत कहते हैं। जो सुना ना गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अश्रुत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अश्रुत कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, अश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पहले से आशा हो। तो जिसकी पहले से आशा हो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ पर जिसकी पहले से आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रत्याशित कहते हैं। तो यहाँ आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रत्याशित। अब इसके बाद हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? उपसर्ग और प्रत्यय देखने वाले हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में यानी कि पीछे, मध्य में, शब्द के अंत में और इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में यानी कि प्रारंभ में होता है। तो यानी कि आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के प्रारंभ में होता है यानी कि आदि में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो धातु एवं शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा है। क्या है? प्रा है। तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्रख्यात उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है, यानी कि अंतर तो होता है कि उपसर्ग में पहले जुड़ता है, प्रत्यय में पीछे जुड़ता है। लेकिन हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पहचाने कैसे, उनको तोड़ें कैसे? तो यहाँ पर ये आप लोग विशेष बात ध्यान रखेंगे कि अगर शब्द को हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर शब्द का जो एक मूल शब्द है उसका अर्थ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे हम लोग प्रख्यात को तोड़ते हैं तो ये प्राधन ख्यात बनता है। क्या बनता है? प्राधन ख्यात। तो यहाँ पर भी ख्यात देखिए मूल शब्द, इसका भी कोई अर्थ है और प्रा यहाँ पर ये उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पर प्रख्यात का क्या हो जाएगा? प्रख्यात का प्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्नमति में से क्या सब उपसर्ग है? यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। क्या? प्रति धन उत्पन्न मति, तो प्रत्युत्पन्नमति ऐसे बनेगा। तो यहाँ उपसर्ग क्या है? उपसर्ग यहाँ पर प्रति है। क्या है? प्रति उपसर्ग है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रति। क्या हो जाएगा? प्रति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी कि गमन को अगर शब्द को आप विपरीत बनाना है तो उसके आगे हम लोग क्या आ उपसर्ग प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे? आगमन कर देंगे। क्या कर देंगे? आगमन कर देंगे। तो यानी गमन मीन्स चलना होता है, आगमन मीन्स आना होता है। तो यहाँ पर आ का उपयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित में प्रत्यय क्या है? इत प्रत्यय है। क्या है? इत प्रत्यय है। तो निर्वासित, अब यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय का मतलब है पीछे जुड़ेगा, तो इसमें निर्वासित में प्रत्यय क्या हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इत। नेक्स्ट है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक किससे बना है? लेख धन अक से बना है लेखक। तो यहाँ पर इसका जो प्रत्यय हो जाएगा वो अक प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक प्रत्यय हो जाएगा। तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर अनुज को प्रत्यय स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो आका करेंगे। क्या करेंगे? अनुजा करेंगे। क्या करेंगे? अनुज मीन्स क्या होता है? छोटा पुत्र होता है, और अनुजा मीन्स हो जाएगी छोटी पुत्री। क्या हो जाएगी? अनुजा मीन्स हो जाएगी छोटी पुत्री। यानी कि अनुजा अगर लिखना चाहें, जैसे लिखा है अनुजा, तो अनुज का अनुजा कैसे हो जाए? अनुज धन आ मिलकर बनेगा अनुजा। क्या बनेगा? अनुजा। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगेगा? यहाँ पर आ वाला प्रत्यय लगेगा, बड़ा आ, तो हो जाएगा यहाँ पर
अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो शुद्ध आपने एक सुना होगा, शुद्ध। जब आप लोग पर्यायवाची शब्द याद करते हैं, पुत्र में आपको आता होगा शुद्ध और पुत्री में आता होगा श्रुता आता होगा। क्या होता श्रुता आता होगा। यानी कि शुद्ध मीन्स आपका हो जाएगा पुरुष हो जाएगा, पुरुषवाचक, और सुता मीन्स आपका हो जाएगा स्त्रीवाचक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ। तो शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आ। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आ वाला, श्रुता मिलकर सुत धन आ मिलकर बनेगा सुता। सुता मीन्स पुत्री होता है। तो आंसर यहाँ पर आ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग, यानी कि किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो स्पर्श देखिए, यहाँ पर स्पर्श हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर स्पर्श को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसी के आगे आ स्पर्श लिखते हैं। स्पर्श में छूना, आ स्पर्श में ना छूना। तो यहाँ पर उसके अलावा विलोमार्थक हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे, आ उपसर्ग प्रयोग करेंगे। कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे, आ प्रयोग करेंगे। इसके बाद है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रतिकूल में हो जाएगा प्रति उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रतिकूल प्रति धनकूल से मिलकर बना है प्रतिकूल। तो यहाँ उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रति। नेक्स्ट है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर अर्थ जुल्म हो जाता है। क्या अर्थ हो जाता है, जुल्म हो जाता है। तो अति धन जब आचार मिलता है तो बनता है अत्याचार बनता है। क्या बनता है, अत्याचार। अत्याचार का मतलब होता है जुल्म होता है। क्या होता है, अत्याचार का मतलब होता है जुल्म। तो यहाँ पर अति धन आचार मिलकर बनता है अत्याचार। क्या बनता है, अत्याचार, और अत्याचार का मतलब होता है जुल्म। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग लगाने से अर्थ जुल्म हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थ जुल्म हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अति। क्या हो जाएगा, अति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रादंत प्रत्यय है। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो यहाँ पर क्रादंत प्रत्यय से बना है, तो कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो क्रादंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, बिकाऊ बना है। यानी कि जो आऊ आपका प्रत्यय होता है वो क्या होता है, वो आपका क्रादंत प्रत्यय होता है। क्या होता है, क्रादंत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आंसर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकाऊ। नेक्स्ट है किस शब्द में आवा प्रत्यय है। तो किस शब्द में आवा प्रत्यय है, तो लावा में है। किस में है, लावा में आपका है कृत प्रत्यय है। क्या है, कृत। यहाँ पर आवा प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, सॉरी क्वेश्चन समझने में गलत हो गया। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, भुलावा में क्या है, आवा प्रत्यय है। जबकि लावा में क्या है, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम लावा को तोड़ें तो ये ला धन आवा बनेगा, और ला का मतलब कोई होता नहीं है, तो ये मूल शब्द नहीं होगा, ये तो वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर लावा क्या हो जाएगा, लावा किस शब्द में लावा प्रत्यय नहीं है, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो लोग समूह में होते हैं, गण भी समूह में होता है, प्रेय वर्ग भी समूह में होते हैं। यानी कि वर्ग बटे होते तो वो भी समूह में होते हैं, जबकि जो प्रेष होती है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। क्या है, वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो आंसर यहाँ पर आपका प्रेस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो देखिए व्यवस्था के अंदर अगर हम लोग आ प्रत्यय लगाएं, कौन सा आ प्रत्यय लगाएं, सॉरी आ उपसर्ग लगाएं, तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था। व्यवस्था का उल्टा क्या होता है, अव्यवस्था होता है। क्या होता है, अव्यवस्था होता है। अर्थ हमारा विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थ हमारा विपरीत हो जाएगा। यहाँ करेक्ट हो जाएगा अव्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगा। तो ये व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाया जाए, आ अगर उपसर्ग लगाया जाए व्यवस्था से पूर्व तो उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो किस शब्द में प्रत्यय प्रयोग हुआ है, विकल, अलक, पुलक, धनिक। तो किस में हुआ है, धन धन इक मिलकर बनता है धनिक। क्या मिलता है, धन और इक मिलकर बनता है धनिक। तो किस में
प्रत्यय प्रयोग हुआ है? इसमें धनिक में प्रत्यय प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? इक प्रत्यय प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? इक प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, धनिक। क्या हो जाएगा? धनिक। निम्न में से किस में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, जादूगर और यहाँ पर अगर, मगर, जादूगर। तो किसमें प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर में प्रत्यय गर प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर में गर प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि ये जादू धन गर से मिलकर बना है जादूगर। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जादूगर। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है? लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। यहाँ पर देखिए उपकार में किस में प्रयोग हुआ है? उपकार में। देखिए लाभदायक अगर हम लोग तोड़ें तो लाभदायक का तो हमने टूट से रहा, लाभदायक किस में तोड़ेंगे? लाभ धन दायक, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। पढ़ाई में पढ़ धन आई, पढ़ाई उप प्रत्यय हो जाएगा, सॉरी। अपनापन तो अपना धन पन, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें भी प्रत्यय हो जाएगा। जबकि उपकार में उपधनकार क्या हो जाएगा? उप धनकार मिलकर बनता है उपकार। तो यहाँ पर कौन किसमें उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग प्रयोग हुआ है किसमें? उपकार में उपसर्ग प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु उपसर्ग प्रयोग हुआ है। कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अनु उपसर्ग प्रयोग हुआ है। कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अनु उपसर्ग प्रयोग हुआ है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो ये आपके कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर मैंने पहले वीडियो क्लास ली थी, तो अब उस पर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस बार बार बताना भी आप लोग इरिटेट हो जाते हैं। फिर भी अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे इंग्लिश पर वीडियो बनाना चाहिए तो हम बनाएंगे। और इंग्लिश की जो पहली वाली क्लास की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, तो उसे ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिन्होंने भी उत्तर मैथ्स छात्रवृत्ति परीक्षा में फॉर्म भरा हुआ है। अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो आपको ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओनली 50 रुपीज़ में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।